डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीटेट एग्ज़ाम और इसमें हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विकास और अधिगम में परस्पर संबंध। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति क्या होती है? गतिशील होती है, प्रवाहमान होती है, जैसे कि जल होता है। इसमें जो बालक होते हैं उसका चहुमुखी विकास यानी कि संपूर्ण विकास होता है, जो विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। उनकी विकास इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्ति व्यवहार, इन सभी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे या विचारात्मक मुद्दे या चिंतनशील मुद्दे, ये भी कह सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के जो संकल्पनात्मक मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद से परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है। ये उसकी मुद्दा है, यानी कि उससे संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर सेकेंड है बालक में होने वाले परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, ये इसका सेकेंड मुद्दा है। फिर तीसरा जो मुद्दा है वो है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति क्या है, ये तीसरा उसका मुद्दा है। इसके बाद है चौथे नंबर में बालक में उपयुक्त वर्णित परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। इसके पश्चात है समय समय पर बालकों में होने वाले उपयुक्त परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये पाँचवें नंबर का मुद्दा है। इसके बाद जो मुद्दा होता है वो है बालक की आदत, रुचि, उसकी दृष्टिकोण, उसके जीवन के जो मूल्य वगैरह है, उसके स्वभाव वगैरह है तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही वो क्या रहता है, सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु वर्ग के एवं आस्था में उसका स्वरूप जो है बदलता रहता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है, ये उसका मुद्दा है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर। तो विकास और वृद्धि में तुलनात्मक अंतर क्या है ये देखते हैं। ये पहले हम विकास को देख लेते हैं, इसके बाद वृद्धि को देखेंगे। तो विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से यानी कि विस्तृत रूप से, वृद्धि इसी का भाग है। ये क्या है, विकास जो है एक व्यापक शब्द है और वृद्धि क्या है, इसके अंदर का शब्द है। जैसे कि ये हमारा क्या है, विकास है, तो इसमें वृद्धि क्या हो जाएगा, इसका एक छोटा सा भाग है, ये कहेंगे। ये हमारा विकास हो गया और ये छोटा जो भाग है वो वृद्धि हो गया, ये है, यानी कि इसका एक अंग है। इसके बाद है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता, निरंतर होते ही रहता है, किसी भी प्रकार से हो, तथा यह क्या होता है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है, किसी न किसी प्रकार से चलता ही रहता है। फिर तीसरा नंबर है विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए भी होता है, यानी कि ये आपके मात्रात्मक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होता है। अब देखते हैं वृद्धि क्या कहता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, यानी कि ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण है या एक अंग है और इसका क्षेत्र भी सीमित होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये क्या होता है, रुक जाता है। जैसे कि इंसानों की जो हाइट वगैरह है उसमें क्या होती है, वृद्धि होना रुक जाता है एक एज आने के बाद, इसी प्रकार से। फिर वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए होता है, यानी कि आपके संख्यात्मक परिवर्तन के लिए होता है। ये अंतर है इन दोनों में, यानी कि वृद्धि जो है एक छोटा क्षेत्र है और इसका व्यापक क्षेत्र को विकास कहते हैं। इसके पश्चात अगला टॉपिक है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये देखते हैं हम। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है।
इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव किसी भी अवस्था का अलग अलग प्रकार से कालचक्र का वर्णन मिलता है और वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के कालचक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। यानी कि मानव के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो वर्तमान में निम्न प्रकार से अध्ययन किया गया है, वो देखते हैं अब। मानव विकास की अवस्था, तो मानव विकास की इसमें वर्तमान में 4 अवस्थाएं बताई है। एक है शैशव अवस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक के रहता है। इसके बाद रहता है बाल्य अवस्था जो 6 से 12 वर्ष तक के रहता है। फिर आता है किशोरावस्था, इसमें 12 से 18 वर्ष तक के रहता है। इसके बाद रहता है वयस्क अवस्था जो 18 से अधिक रहता है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक रहता है। ये है। अब शैशव अवस्था की जो शिशु होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं देखते हैं हम। यानी कि आपके 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है ये देखते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्थाओं को शैशव अवस्था कहते हैं। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में क्या होता है, जब शिशु गर्भकाल में रहता है, जिसमें क्या होता है, शरीर पूर्णतः बनता है, ये पहली अवस्था होती है। और शैशव अवस्था में उनका क्या होता है, विकास होता है। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्न प्रकार से है, वो देखते हैं। फर्स्ट है, शैशव अवस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का क्या करता है, शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। उसके भार और जो लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति थोड़ा धीमी पड़ जाती है। उनकी जो इंद्रियां है, आंतरिक अंग है, मांसपेशियां आदि है, उनका क्रमिक विकास होने लगता है 3 वर्ष बाद। ये है। इसके बाद सेकेंड जो विशेषता है वो है शिशु की मानसिक क्रियाओं तथा यथा जैसे कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होने लगती है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। 3 वर्ष की आयु तक क्या होता है, शिशु की लगभग सभी मस्तिष्क शक्तियाँ क्या होती है, जो मानसिक शक्तियाँ होती है वो कार्य करने लगती है, यानी कि वो समझने के लायक होती जाती है धीरे धीरे। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। वह क्या करता है, अपने खिलौनों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसे फर्श में फेंकता है और उसके क्या करता है, भागों को अलग अलग भी करता है। और वह ऐसा करके खिलौनों को क्या करता है, भली भांति से उसको जानता है और उसे जोड़ने का भी प्रयास करता है कभी कभी। इसके अतिरिक्त वह क्या करता है, विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों, कैसे, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछते रहता है। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की जिज्ञासा शिशु अवस्था में पाई जाती है। इसके पश्चात है नेक्स्ट जो विशेषता है वो है शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख भी लेता है। जैसे कि गेसल महोदय के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद से 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यानी कि बालक क्या करता है, 0 से 6 वर्ष तक बहुत अधिक सीखता है और इसके बाद क्या होता है, उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा अलग हो जाता है। इसके पश्चात है शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह उनकी कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनंद आता है, भले ही वह क्या हो, अवांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है इसमें, यानी क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर है शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि देखकर, सुनकर या कोई व्यक्ति सामने में जो कार्य करे उसी को देखकर करने या सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता को प्रकट भी करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उसे क्या करता है, अपना विकास करने में सहायता देती है। इसके पश्चात है नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, शैशव अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। जो वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बाद बालक में अपने छोटे भाइयों बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह क्या करता है, 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में क्या करता है, दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और खुद में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। ये उनकी विशेषता होती है। ये हो गया विशेषताएं। अब है
जो शिशु अवस्था के बच्चे होते हैं उनमें शिक्षा के स्वरूप क्या होता है, ये देखते हैं। शैशव अवस्था में शिक्षा का आयोजन निम्नांकित तरह से किया जाना चाहिए। फर्स्ट है, शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण चाहता है, अतः घर एवं विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि वातावरण क्या होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, आसपास पूरा स्वस्थ सुथरी रहना चाहिए और उनके लिए सुरक्षित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंड आवश्यक बात है शिक्षा के लिए उनकी, शैशव अवस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है, अतः उनके इन बातों पर अवसर दिया जाना, यानी कि अवसर देना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, सामाजिक भावना का विकास हो। फिर नेक्स्ट है, शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। इसके पश्चात है, शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उनके माता पिता और शिक्षक को उनकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए, अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए, न ही उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। उसके विपरीत क्या करना चाहिए, उसके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, ताकि शिशु क्या कर सके, इस भावना से, प्रेम, दया और शिष्टता की भावना से वो सीख सके। क्योंकि डांटे पीटने से क्या होता है, उनमें एक प्रकार से असहयोग की भावना आ जाता है, या उनको क्रोध आ जाता है, या दूसरे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिर है, शिशु के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। उनका मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार से विकास जो होता है वो रुक जाता है, गतिशील नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट जो आवश्यकता है उनकी शिक्षा के लिए वो है, शिशुओं में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उनके सोचने विचारने से अधिक अवसर देना चाहिए। उनकी बातों को बार बार काटना नहीं चाहिए, थोड़ा उनका बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्या बोल रहा है ये समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। फिर है, शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है, यानी कि उनके दिमाग में अलग अलग सोच विचार रहता है और उसी का वो क्या करता है, वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता से निकट लाए, यानी कि जो वास्तविक है उसी के निकट लाए, उसको किसी और तरीके की सोच में न रहे। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें क्या होता है, परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि वो क्या करते हैं, बालक को वास्तविकता से दूर ले जाता है, उसको किसी अलग ही दुनिया में, तो वो क्या है, अवास्तविक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे चीज़ को उसको दिखाना चाहिए जो वास्तविक हो। फिर नेक्स्ट है, शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए, क्योंकि शिशु जो क्या करते हैं, यदि सचित्र उसमें जो कहानी है उसका चित्र के माध्यम से प्रदर्शन हो तो वो चित्र को देखकर समझ जाता है या उसे समझने में आसानी होती है। उनकी जो उपयोगिता के संबंध में क्रो ने कहा है कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय इससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है, ये उनकी मानना है। फिर नेक्स्ट जो आवश्यक बातें हैं वो है, शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्टेंग महोदय ने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यानी कि बच्चों में उस समय क्या रहता है, खेल की भावना अधिक रहता है, तो उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, शिक्षा जो है। अब बाल्य अवस्था की विशेषताएं देखते हैं। हम पहले शिशु अवस्था की विशेषताएं देख लिए, अब बाल्य अवस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम होता है 6 से 9 वर्ष तक के, और द्वितीय चरण होता है 9 से 12 वर्ष तक का। प्रथम चरण में क्या होता है, बालक की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, और इस चरण में बच्चे क्या होते हैं, चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। और द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। और बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं ये निम्न प्रकार से हैं, ये देखते हैं। जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, इस अवस्था में जो बालक होता है वो शैशवकाल की काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है।
वो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये बाल्यावस्था की बच्चाओं की विशेषताएं हैं। फिर सेकेंड विशेषता है, इस अवस्था में क्या होता है, बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वो किसी क्षण उनकी जो रुचि है वो कुछ और हो जाएगा और किसी क्षण कुछ और हो जाएगी। यह स्थायी रूप से धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे वातावरण उसको मिलेगा उसकी रुचि वैसे ही परिवर्तन हो जाएगी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है तथा हर प्रकार की जानकारी उसके बारे में प्राप्त करना चाहता है। उसके ये जो प्रश्न शैशवावस्था के साधारण बच्चों से भिन्न होते हैं। जैसे कि यह क्या है, इसके विपरीत वह क्या पूछेगा, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ, ये पूछेंगे। लेकिन जो शिशु अवस्था के बच्चे वो क्या कहते हैं, यह क्या है और क्यों है। ये क्या है ये शिशु अवस्था के बच्चे पूछते हैं, और जो बच्चे बाल्यावस्था में वो पूछते हैं ऐसा क्यों है, ये जो है ये वो ऐसा क्यों है और कैसे हुआ, ये लोग पूछते हैं। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो है बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। यानी कि अपनी जो प्रवृत्ति है उसमें क्या करना है, वो अच्छी बुरी को जो आदतें होती है, भावनाएं होती है, उनमें अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिसको अपने माता पिता और बड़े लोगों को पसंद नहीं करते। यानी कि गलत जो भावनाएं होती है उसको पसंद नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता है वो है, इस अवस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। फिर इस अवस्था में जो बालक है उनको सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। वो 6 से 7 वर्ष की आयु में छोटे छोटे समूह में रहते हैं और बहुत अधिक समय तक खेलते हैं। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं, क्योंकि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक क्या होते हैं, दलीय खेलों में भाग लेने लगते हैं और उनमें क्या होती है, झगड़ा वगैरह भी होते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जो बालक होते हैं वो विशेष रूप से कांच की गोलियों और टिकटों और मशीनों के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचयन करते हैं, और बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियाओं और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में क्या करता है, जो बालक होता है उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह क्या करता है, एकांत प्रिय और अपने ही रुचि में रहने वाला या जीने वाला रहता है। इसके विपरीत जो बाल्यावस्था है उनमें क्या होता है, उनकी जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी होता है, क्योंकि उनके बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं, कार्यों का अधिक से अधिक क्या करता है, परिचय प्राप्त करना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। फिर नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है और वह क्या करता है, साधारण रूप से घर से बाहर किसी प्रकार के कार्य करना चाहता है, जैसे कि बाग बागवानी या औजारों से लकड़ियों की वस्तु बनाना, या इसके विपरीत ठीक बालिकाएं घर में ही कोई ना हो कोई कार्य करना रहता है या करना चाहती है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। इस प्रकार से उनके दिमाग में कुछ न कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति रहती है, रचनात्मक कार्य। इसके बाद है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है, इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो उनके पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, शिक्षण विधि में उनकी रुचि के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। उनकी रुचि के अनुसार उनमें ध्यान देते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनके क्या करेंगे, हम शिक्षा के प्रति आकर्षक बनाए रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है, बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनके लिए लाभप्रद भी हो।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष विषय जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना, इस प्रकार की चुनाव करना चाहिए। यानी कि सभी प्रकार के छोटा छोटा जो ज्ञान होता है उसको इसमें सम्मिलित करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इसके बाद है बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता। यानी कि इसमें क्या होता है, वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट डपट से घृणा करता है और वो दूसरे रास्ते में चला जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता, वह धमकियों की चिंता नहीं करता। अतः उसके क्या होता है, शिक्षा प्रेम तथा सहयोग या सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्रोल एवं ब्रूंस के अनुसार बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना गया है। यह विकास तभी संभव होता है जब बालकों के संवेगों का दमन न किया जाए। यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको हम क्या करें, उनको बाहर निकलने दें। हम उनको रोके नहीं, किसी किसी बात पर उसको टोके नहीं, ज़्यादातर स्वतंत्रता दें ताकि उनका विकास हो सके। क्योंकि ऐसा करने से उनमें हीन भावनाएं ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है यदि हम ज़्यादा रोकते हैं तो। फिर है स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। फिर अगला जो है, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो। इसके पश्चात है किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक या समाजीकरण का काल माना है। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में क्या हो, अनुशासन आए, आत्मनियंत्रण हो और सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुण का अधिक विकास हो। इस प्रकार से संगठन बनाना चाहिए। इसके पश्चात है किशोर अवस्था की विशेषताएं। तो किशोर अवस्था की विशेषताएं हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट एक साथ ग्रहण करेंगे तो इसमें कुछ छूट जाता है।